वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल जिसका नाम है साइको प्रोफेसर। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एपिसोड 3 भाग 3 पार्ट 3 आपके एनटीए यूजीसी नेट 2023 जून एग्जामिनेशन का। ठीक है, इससे पहले अगर अभी तक आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप जाके नीचे लिंक दी है, वहां पे लिंक में आपको मिलेगी एक प्लेलिस्ट। ठीक है, उस प्लेलिस्ट को आप सेव कर लें और उस प्लेलिस्ट पे आप जून 2023 के सॉल्व्ड पेपर आपके साइकोलॉजी के कंप्लीट देख सकते हैं ऑर्डर वाइज। ठीक है, तो उनको आप देखिए, उनकी चीज़ों को नोट करिए, जो जो बताया जा रहा है और जो एक्सप्लेन किया जा रहा है उनको समझने का प्रयास करें। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि 26 जुलाई से जो हमने बताया था पहले ही, ठीक है, आपका जो है नवीन कोर्स स्टार्ट हो रहा है मात्र ₹9900 के अंदर। ठीक है, मीडियम इसका इंग्लिश एंड हिंदी बाइलिंगुअल रहेगा इसमें। ठीक है, तो इसको आप ज्वाइन करना चाहें तो नीचे एक और वीडियो का लिंक दिया हुआ है, उसको देख के कंप्लीट डिटेल्स उसको समझ के आप आगे अपना एडमिशन प्रोसेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अगले प्रश्न को। चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं, दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द आरईएम स्लीप। ठीक है, आपकी जो आरईएम स्लीप निद्रा है उसका कौन सा एक फीचर नहीं है, निम्नांकित में से क्या आरईएम निद्रा का प्रधान अभिलाक्षणिक गुण नहीं है। ठीक है, प्रधान अधिलाक्षणिक से अच्छा आप पढ़ें प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक तो आपको जल्दी समझ में आएगा। इसमें से कौन सा आपका प्रधान अभिलाक्षणिक गुण नहीं है, यह पूछ रहे हैं यहाँ पे। ईईजी डिसिंक्रोनी यानी कि रैपिड इरेगुलर वेव्स, लैक ऑफ मसल टोनस, लैक ऑफ जेनिटल एक्टिविटी या फिर ड्रीम्स। ठीक है, ईजी वित्युकालिक द्रुत अनियमित तरंगे, पेशीय तन्यता का अभाव, जननांग के कार्यकरण का अभाव या फिर स्वप्न की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको पता है दो तरह की स्लीप होती है, एक होती है आपकी एनआरईएम नॉन रैपिड आई मूवमेंट और एक होती है आपकी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। ठीक है, इसमें से बात कर रहे हैं आपकी रैपिड आई मूवमेंट में, तो आपको यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है, ये भी देखने को मिलता है और यह भी देखने को मिलता है। आपको लैक ऑफ जेनिटल एक्टिविटी यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये इसका एक प्रधान अभिलाक्षणिक गुण नहीं है, इसका आप ध्यान रखें। ठीक है, ईईजी वितुल्यकालिक मिलता है आपको आरईएम के अंदर, पेशी तन्यता का अभाव मसल टोनस भी आपको मिलता है आरईएम के अंदर, लेकिन आपको जननांग के कार्यकरण का अभाव आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, और स्वप्न तो आप मालूम ही है, स्वप्न कहाँ देखते हैं, स्वप्न आप देखते हैं आरईएम स्लीप के अंदर। ठीक है, ओके, तो इसके साथ आंसर क्या होता है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है लैक ऑफ जेनिटल एक्टिविटी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा और एनटीए ने भी इसको करेक्ट आंसर बोला है। अब कुछ लोगों को डाउट है यहाँ पे कि यहाँ पे बात कर रहे हैं मसल टोनस की, तो नहीं, ऐसा नहीं है, मसल टोनस भी आपको कम देखने मिलता है आरईएम के अंदर। ठीक है, ये इसका फीचर होता है। ठीक है, लैक ऑफ मसल टोनस एज कंपेयर टू, इन चारों में से सबसे कम क्या मिलता है, अगर देखा जाए इस प्रकार से सवाल है कि इन चारों में से सबसे कम क्या मिलता है, तो आपको लैक ऑफ जेनिटल एक्टिविटी देखने को मिलती है। ठीक है, आपको वहां पे उसके कार्यकरण का अभाव आपको देखने का मिलता है। ठीक है, उतनी ज्यादा एक्टिविटी वहां पे नहीं होती है आपकी। ठीक है, ओके, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखिए अगला सवाल असर्शन में दिया है, प्रोजेक्ट हेड स्टार्ट एंड अदर प्री स्कूल क्वालिटी प्रोग्राम बूस्ट चिल्ड्रंस चांस ऑफ सक्सेस इन फ्यूचर बाय इंक्रीजिंग देयर स्कूल रेडीनेस। रीजन में दिया हुआ है जीन्स एंड एक्सपीरियंस टुगेदर डिटरमाइन कॉग्निटिव एंड सोशल स्किल्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट पढ़ के, परियोजना प्रधान और अन्य विद्यालय गुण पूर्व गुणवत्ता कार्यक्रमों में बालकों को विद्यालय जाने के लिए तैयार होने की संभावना में वृद्धि की जाती है। बहुत ही बकवास हिंदी ट्रांसलेशन है। जीन और अनुभव दोनों को एक साथ मिलाकर संज्ञानात्मक और सामाजिक कौशल का निर्धारण होता है। ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि आपकी जो जीन है, आपकी जो जीन्स है और आपका एक्सपीरियंस है, ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं, आपकी कॉग्निटिव एंड सोशल स्किल्स बनाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ये होता है। ऑप्शन नंबर आर जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट हेड स्टार्ट की। ठीक है, प्रोजेक्ट हेड स्टार्ट की परियोजना प्रधान की बात कर रहे हैं, तो देखिए ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कहाँ का है, जो यूएस का है, और आमतौर पर कोई भी एनटीए का विद्यार्थी इस प्रकार के प्रोजेक्ट ये सब पढ़ता नहीं है। ठीक है, तो एक प्रकार से कह सकते हैं ये एक वेग क्वेश्चन है, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, और हमने भी ये पहली बार देखा इसी प्रश्न पत्र के अंदर कि इस प्रकार का भी कोई प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो 2023 में जिन लोगों ने एग्जाम दिया उन्होंने पहली बार देखा होगा जीवन में। ठीक है, तो इसका ध्यान रखें, प्रोजेक्ट हेड स्टार्ट जो है आपकी यूएस में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और इसी, लेकिन यहाँ से आपको, चलिए ये समझ में नहीं आया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए अदर प्री स्कूल क्वालिटी प्रोग्राम जो, ठीक है, जो इंडिया में भी चलते हैं, बूस्ट चिल्ड्रंस चांसेस ऑफ सक्सेस इन फ्यूचर बाय इंक्रीजिंग देयर स्कूल रेडीनेस। ठीक है, आपकी जो स्कूल की तत्परता है उसको बढ़ा के क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपका जो सक्सेस है बच्चों का वो बढ़ा सकते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पे देखिए इन्होंने आंसर क्या दिया हुआ है, आंसर इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है। ठीक है, यानी कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ये बिल्कुल सही बात है, दोनों सही है ये।
ठीक है, ए भी सही है और आर भी सही है। और क्या बोल रहे हैं, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ये दिया है आपके एनटीए आंसर की के अकॉर्डिंग, ये होना चाहिए सही, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा गलत है। ठीक है, यहाँ पे सही होना क्या होना चाहिए आपका, बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों सही बात है, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जीन्स एंड एक्सपीरियंस टुगेदर डिटरमाइन कॉग्निटिव स्किल्स। ठीक है, जो यहाँ पे सवाल आता है क्यों, इस कारण से, तो ऐसा यहाँ पे इतना सब पढ़ के स्टेटमेंट अच्छा सा एज्यूम नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या दिया है आंसर, यहाँ पे उन्होंने आंसर यहाँ पे 1 दिया हुआ है। ठीक है, जैसे असर्शन मतलब यहाँ पे क्यों, और यहाँ पे क्या होता है हमारा, यहाँ पे होता है इसलिए। ठीक है, ये क्यों कराया जाता है, क्या इसलिए कराया जाता है, थोड़ा सा ये शेडी हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो उनका सब्जेक्टिव आंसर हो जाता है यहाँ पे एनटीए वालों का। ठीक है, तो ऐसे सवालों में हम क्लेम भी नहीं कर सकते, तो उन्होंने बोला है अगर 1 तो उनके हिसाब से 1 है। अगली बार इस प्रकार का कुछ ऐसा हार्डली रिपीट होगा, और रिपीट होता भी है तो आपको क्या मार्क करना है, आपने 1 मार्क करना है। ठीक है, इसका आप ध्यान रखें, अदरवाइज ऑप्शन इसका 2 सही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन उन्होंने 1 बोला है तो इसको 1 मार्क के ही चलेंगे, क्योंकि हमको +2 मार्क्स वहाँ पे सिक्योर करने हैं। तो इसका आंसर होता है 1। बाकी आप देख लीजिए, असर्शन रीजन में उतना ज्यादा आप क्लेमिंग नहीं कर सकते, सब्जेक्टिव वाली बात आ जाती है यहाँ पे। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है, डैश विद्या इज द डिसिप्लिन एंड सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ द सेल्फ एंड द एनवायरमेंट अटेन्ड थ्रू प्रिसाइज ऑब्जर्वेशन एंड क्रिटिकल रीजनिंग। ठीक है, अगेन एक आउट ऑफ द बॉक्स सवाल, और डीप में पूछा है आपसे यूनिट 1 से। विद्या आत्म एवं वातावरण पर्यावरण का अनुशासित एवं क्रमबद्ध ज्ञान है, जिसे संक्षिप्त प्रेक्षण, अवलोकन एवं आलोचनात्मक तर्कणा के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आध्यात्मिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है वो आंसर है। ठीक है, आध्यात्मिक, ना ही है भौलिक नहीं है, अधिभौतिक होना चाहिए। यहाँ देखिए स्पेलिंग मिस्टेक देखिए कितनी बड़ी है, अधिभौतिक। अब जिसने भी पहली बार देखा होगा वो तो अधिभौलिक को भी हो सकता है मार्क कर दे। ठीक है, यहाँ पे भौलिक लिखा हुआ है, अब उसको पता नहीं, यहाँ पे भौतिक लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार की मिस्टेक के लिए तैयार रहिए। यहाँ पे भी भौतिक दिया है, भौतिक, आत्मिक, आत्मिक, आध्यात्मिक। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है, 1 एंड 2 को ही तोड़ के यहाँ पे दे दिया है, भौतिक एंड आत्मिक, आपको कंफ्यूज करने के लिए। आंसर इसका क्या होगा, आंसर इसका होगा आध्यात्मिक। भौतिक की जब बात करें तो फिजिकल आपका पूर्व पास्ट की बात यहाँ पे होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसी में आएगा एक और कुछ होता है अधिदैविक, इस प्रकार से भी कुछ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है, आध्यात्मिक एंड अधिभौतिक। आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 है आध्यात्मिक। ठीक है, अधिभौतिक को ही तोड़ के लिखा है, भौतिक किया है, और अध्य को काट के ही आत्मिक किया है, यानी पूर्ण और हाफ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर होता है, आध्यात्मिक की बात यहाँ पे कर रहे हैं, जो यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे डेफिनेशन उसकी दी हुई है। अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला देखिए सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट आरईबीटी। आरईबीटी क्या है, आपकी रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी के बारे में कौन सा सही नहीं है, नॉट करेक्ट है, वो यहाँ पे पूछा है। आरईबीटी एम्स टू हेल्प इंडिविजुअल्स थिंक क्लियरली, फील अप्रोप्रिएटली एंड इफेक्टिवली। ठीक है, ये करता है। आरईबीटी यूजेस एबीसी थ्योरी, लास्ट टाइम 22-23 में भी रिपीट हुआ था, तो ये भी करता है। आरईबीटी एम्स एट अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिलोसफिकल चेंज विद कॉग्निटिव इमोशनल एंड बिहेवियरल स्ट्रेटजीज। बिल्कुल सही बात है, इमोटिव बिहेवियर की बात हो ही रही है, इसकी डेफिनेशन में दिया हुआ है, 4 भी सही है। क्या नहीं करता ये, the focus of the therapist is on the feelings and behavior of the individual then on the incident that induce the negative feelings। ठीक है, ये नहीं करता है। ठीक है, which of the following is not correct, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है, इसका फोकस यहाँ पे नहीं होता है, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, which of the following is not correct about REBT, तो REBT के अंदर इस प्रकार से नहीं होता है। क्या क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है एंड 4 होता है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखिए अगला सवाल, इन्फॉर्म कंसेंट एज सजेस्टेड बाय डाइनर एंड क्रेंडल इंक्लूड्स द कंपोनेंट्स। ठीक है, डाइनर एवं क्रांडल द्वारा इंगित किए गए सूचित सम्मति इन्फॉर्म कंसेंट में निम्नलिखित घटक शामिल होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, वॉलंटियरिज्म, रिसर्च कॉम्पिटेंस, इंफॉर्मेशन कॉम्प्रिहेंशन, स्वेच्छावाद, शोधकर्ता की सक्षमता, सूचना एंड समझ। ठीक है, तो यहां पर देखिए, अब इसके लिए इन्फॉर्म कंसेंट के लिए आपने अगर इतना साइकोलॉजी पढ़ा है तो आज इसके लिए आपको इन्फॉर्म सूचित सम्मति जो आपको मालूम है दी जाती है। ठीक है, उसके लिए आपको डाइनर एंड क्रेंडल ने क्या बोला है, उसकी इन दोनों के नामों की आवश्यकता नहीं है, तो भी आप इसको सही कर सकते हैं। कैसे, देखिए वॉलंटियरिज्म की बात करता है ये। ठीक है, वॉलंटियरिज्म की बात करेगा, इन्फॉर्मेशन की बात करेगा एंड आपकी कॉम्प्रिहेंशन की बात करेगा। आप जानते हैं किसी भी टेस्ट के अंदर हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं आइटम, तो उन्हीं आइटम में कुछ आइटम हमारे अच्छे बनते हैं और कुछ खराब बनते हैं, तो उन्हीं के एक खराब आइटम में से हमारा ये वाला सवाल भी होता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मतलब अच्छे से मेंशन नहीं किया है, ताकि जो सब्जेक्ट जो आप जैसे आप लोग ने एग्जाम दिया, तो सब्जेक्ट ने एग्जाम दिया, उनकी कॉम्पिटेंस का यहाँ पे मतलब पता चल सके। ठीक है, कि उनको मालूम भी है या नहीं मालूम है। देखिए यहाँ पे वॉलंटियरिज्म से समझ में आ रहा है कि देखिए वॉलंटियरिज्म यहाँ पे रिसर्चर का नहीं होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट का होगा। ठीक है,
देन यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन दिया है एंड कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे डाइसी हो जाता है बट ठीक है, ACB इसका आंसर हो सकता था एंड ACD उन्होंने दिया हुआ है। कॉम्प्रिहेंशन से वो समझा नहीं पाए पूरी तरह से, कहना क्या चाहते हैं। समझ मतलब यहाँ पे दिया हुआ है हिंदी में, देखिए ठीक है। समझ से मतलब क्या कि रिसर्चर को समझना है या इन्फॉर्म कंसेंट में जो वॉलंटियर कर रहा है उसको समझना है यहाँ पे, ठीक है। एनीवेज यहाँ पे राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 ए वॉलंटियरिज्म, सी इंफॉर्मेशन एंड डी आपका कॉम्प्रिहेंशन। स्वेच्छावाद वॉलंटियरिज्म की बात है, सूचना एंड समझ ACD यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है और यही आपके आंसर की में दिया हुआ है, ठीक है। राइट आंसर क्या है इस सवाल का, वॉलंटियरिज्म इंफॉर्मेशन कॉम्प्रिहेंशन एज बाय डैगर एंड ब्रेंडल। इन्होंने ही एक बुक लिखी है जिसका नाम है एथिक्स इन सोशल एंड बिहेवियरल रिसर्च। तो हो सकता है इन फ्यूचर आपसे सवाल पूछ लें इस प्रकार से कि एथिक्स एंड सोशल एंड बिहेवियरल रिसर्च किसने लिखा हुआ है, तो वो लिखा हुआ है डैगर एंड ब्रेंडल के द्वारा, जिसमें बात करते हैं वो वॉलंटियरिज्म की, इंफॉर्मेशन की एंड कॉम्प्रिहेंशन की, ठीक है। खराब आइटम के लिए कुछ नहीं कर सकते। मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखिए अगला सवाल लिस्ट दी हुई है यहाँ पे आपको, समाचर्य, तन्हा, सतोरी, सम्मादिति। यहाँ पे आपको बुद्धिज्म जो है और डीप मारा गया है, ठीक है। बुद्धिज्म आपको और डीप यहाँ पे पढ़ने के लिए बोला है NTA के द्वारा, ठीक है। तो आप लगे रहिए बुद्धिज्म में। समाचर्य, तन्हा, सतोरी, सम्मादिति क्या है इसका करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर है इसका आपका देखिए तन्हा में क्या होता है, तन्हा में आपका जो है कामना की बात होती है, ठीक है। सतोरी में क्या होता है, सतोरी में आपकी संपूर्णता का रूपांतरण की बात होती है, ठीक है। B के साथ 2, C के साथ 1, B के साथ 2, C के साथ 1। सम्मादिति आपके चिंतन की बात करता है और A के साथ समाचर्य आपके स्वस्थ सदाचारी जीवन की बात करता है। समाचर्य के अंदर आपका हेल्थी वर्चुअस लाइफ लिविंग की बात होती है। सतोरी के अंदर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होलनेस आपका जो पूर्ण है उसके ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है। तन्हा में आपकी जो तन्हा है आपको कई प्रकार की होती है, उसमें से एक है आपकी डिजायर वाली, ठीक है। डिजायर आपको कई तरह की चीजें हो सकती है, खाने का हो सकता है, पीने का हो सकता है, सोने का हो सकता है। एंड सम्मादिति की बात करें आपकी थिंकिंग की। राइट आंसर क्या है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 A3 B2 C1 एंड D4, ठीक है। ये है आपका करेक्ट आंसर। अब मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए, इटियोलॉजिकल मॉडल्स ऑफ साइकोपैथोलॉजी इंक्लूड्स, मनोविकृति विज्ञान के निदान शास्त्रीय निदर्श में शामिल है, ठीक है। यहाँ पे मनोविकृति विज्ञान की बात हो रही है, तो चलिए वहां समझते हैं। नर्वस सिस्टम गोइंग ऑरी, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स, इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स, लर्निंग डिसफंक्शनल बिहेवियर, इंटेलिजेंस इन रिलीजन, ठीक है। मनोवृत्ति विज्ञान के निदान शास्त्रीय निदर्श में शामिल है तंत्रिका का भली भांति कार्य नहीं करना, सामाजिक द्वंद्व, अंतः मनोवैज्ञानिक द्वंद्व, अधिगम हानिकार व्यवहार, धर्म में आसक्ति। अब यहाँ पे देखिए, आप भले ही आपको चलिए ये सब नहीं मालूम है, लेकिन आपको मालूम है साइकोपैथोलॉजी की बात हो रही है, यानी पैथोलॉजी मतलब कुछ ना कुछ तो समझ रहे होंगे कहाँ पे हो रही है, आपके बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ ये सब हो रहा होगा, ठीक है। ना आपको यहाँ पे इटियोलॉजिकल मालूम है, ना ही आपको मनोवृत्ति विज्ञान मालूम है, ठीक है। ना ही आपको निदान शास्त्रीय निदर्श क्या होते हैं वो भी आपको मालूम है, कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन आपको इतना तो मालूम है पैथोलॉजी में क्या होता है। आप जाते हैं अपने खून की जांच वगैरह कराने के लिए, ठीक है, आप ब्लड सैंपल वगैरह, तो इतना तो मालूम है आपकी किसकी बात हो रही है, आपके बॉडी और साइकोलॉजिकल उसकी बात हो रही है, ठीक है। साइकोपैथोलॉजी की बात हो रही है, उसके बेसिस पे आप बड़ी आसानी से देखिए उत्तर कैसे निकलता था। साइकोपैथोलॉजी में क्या क्या आएगा केवल इतना आप देखिए यहाँ पे, अब इतना तो पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। और आपको लगता है कि खैर जाने दीजिए। यहाँ पे देखिए तंत्रिका का भली भांति कार्य नहीं करना, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आपके पैथोलॉजी तंत्रिका की बात होगी, यहाँ पे बॉडी में आपके तंत्रिका तंत्र होगा, ठीक है। अब आपकी बॉडी का और सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स का देखिए क्या लिंक है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स का और सामाजिक द्वंद्व का, आपकी बॉडी का, आपके शरीर का, ठीक है, और आपके सामाजिक द्वंद्व का कोई लिंक है क्या, कोई लिंक यहाँ पे नहीं है, ठीक है, कोई लिंक नहीं है। देखिए ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया, ABCD और BCD। अब क्या बचा आपके पास, केवल 2, या तो 3 सही है या 4 सही है, ठीक है। अब देखिए इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स, अंतः मनोवैज्ञानिक द्वंद्व, बिल्कुल सही बात है। साइकोपैथोलॉजी मतलब हमारी बॉडी के साथ साथ इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट, अंतः मनोवैज्ञानिक द्वंद्व, ये हो सकता है। सामाजिक द्वंद्व नहीं होगा, लेकिन ये तो हो सकता है ना, हमारी बॉडी के अंदर की बात हो रही है, तो A और C तो कंफर्म है। अब यहाँ पे देखिए D भी होगा, अधिगम हानिकार व्यवहार, लर्निंग डिसफंक्शनल बिहेवियर, आप चीजों को सीख नहीं पाए, याद ना कर पाए उनको, है ना, मेमोरी को स्टोर नहीं कर पाए, ठीक है, ये भी आपके हो सकता है इटियोलॉजिकल मॉडल्स के अंदर, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, D भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए इंटेलिजेंस इन रिलीजन, अब यहाँ पे देखिए आपके धर्म में आसक्ति से क्या संबंध होता है आपकी साइकोपैथोलॉजी का, ठीक है। इन मॉडल्स का आपके धर्म से कोई संबंध नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सवाल को पढ़ना होगा। आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर 3 ACD ओनली, ठीक है। नर्वस सिस्टम गोइंग ऑरी, इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स एंड लर्निंग डिसफंक्शनल बिहेवियर, तंत्रिका का भली भांति कार्य नहीं करना, अंतः मनोवैज्ञानिक द्वंद्व, अधिगम हानिकार व्यवहार, ACD, ये तीनों जो है इसके करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है।
इस प्रकार से आपको भी सवाल पढ़ना होगा और इस प्रकार के आंसर आपको भी निकालने होंगे अगर आपको जो है कट ऑफ के ऊपर जाना है तो। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला देखिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ फॉर्मूला फॉर कोहेन्स कप्पा, कोहेन कप्पा सूत्र के संदर्भ में ये दिया है फॉर्मूला, ये दिया है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ये दिया है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ये दिया है आपको ओवरऑल टोटल ऑफ डेटा पॉइंट्स इन द फ्रीक्वेंसी मैट्रिक्स। इसमें बताने ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला दिया है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही है, ABCD यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोहेन्स कप्पा का फॉर्मूला ही यही होता है। ठीक है, इतना तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे देखिए दिया है एज पर वैल्यूज इन एक्शन VIA कितनी बार रिपीट होता है, रिपीट होता आ रहा है। क्लासिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर स्ट्रेंथ एंड वर्च्यूज आर एज अंडर। ठीक है, सिंपल सा है, आपके कैरेक्टर स्ट्रेंथ 24 होते हैं, आपके वर्च्यूज 6 होते हैं। ठीक है, सद्गुण यहाँ पे 6 होते हैं, चरित्र शक्ति 24 होती है। 6 के अंदर आपका यहाँ बटा हुआ है 4 करके। ठीक है, 4 करके बटा हुआ है, चरित्र शक्ति 24 है और सद्गुण आपके यहाँ पे 6 है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। जिस परीक्षण में किसी व्यक्ति से अपनी सिलाई की योग्यता का प्रदर्शन करने की अपेक्षा की जाती है, इसको सर्वोत्तम रूप में इस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है: स्वप्रतिवेदन परीक्षण, मानकीकृत परीक्षण, अधिकतम कार्य निष्पादन परीक्षण या फिर वस्तुनिष्ठ परीक्षण। यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, अधिकतम कार्य निष्पादन परीक्षण के अंतर्गत ये आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो टेलर है, ठीक है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे कि वो जो है परीक्षण में किसी व्यक्ति से अपनी सिलाई की योग्यता का प्रदर्शन करने की अपेक्षा की जाती है। ये किसमें होगा? ये कोई स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं है, कोई सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट भी नहीं है। ठीक है, ना ये कोई ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। कौन सा है ये? मैक्सिमम परफॉर्मेंस परीक्षण। ठीक है, अधिकतम कार्य निष्पादन परीक्षण है ये वाला। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होता है। सॉरी, यहाँ पे इंग्लिश में आ नहीं पाया ड्यू टू वो जो सर्वर का एरर था उस वजह से। ठीक है, जिसने भी डाउनलोड किया था। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, विच थेरेप्टिक अप्रोच टू काउंसलिंग इज बेस्ड ऑन द प्रीमाइस यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर लाइफ। आंसर की में दिया हुआ है यहाँ पे एग्जिस्टेंशियल, लेकिन थोड़ा सा गलत है। यहाँ पे थोड़ा सा ह्यूमैनिटी वगैरह होती है, यहाँ पे रियलिटी की बात हो रही है। ये भी आंसर हो सकता था आपका रियलिटी वाला। ठीक है, ना ही गेस्टाल्ट और एडलेरियन तो बिल्कुल नहीं है। अगर आपने ये दोनों मार्क किया है तो बहुत बड़ी गलती की है आपने, ये तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, रियलिटी मार्क किया तो हो सकता है मे बी आपकी किस्मत अच्छी हो जाए, शायद आपका आंसर सही हो जाता है, बट फिर भी स्टिल यहाँ पे उन्होंने एक्सिस्टेंशियल बोला है। लेकिन एक्सिस्टेंशियल जो है बोलता है कि ठीक है, हाँ आप आर्किटेक्ट हो अपनी लाइफ के, लेकिन ये जो है रियलिटी वाले यहाँ पे इस प्रकार से ह्यूमैनिटी वाले जो हैं वो ज्यादा बात करते हैं। ठीक है, एक्सिस्टेंशियल वाले क्या बोलते हैं? ये बात करते हैं मीनिंग ऑफ लाइफ की। ठीक है, अपने जीवन का अस्तित्व, मीनिंग की बात करनी है आपको। ठीक है, अर्थ निकालना है अपने जीवन से। ठीक है, अब इन बोल रहे हैं ऐसा एंटी वाले कि आप अपने जीवन के वास्तुकार हैं। चलिए मान लेते हैं एक्सिस्टेंशियल वालों ने बोला होगा कि आप अपने जीवन के वास्तुकार हैं। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए, मैच लिस्ट करनी है 1 और 2 के साथ में। ठीक है, यहाँ पे रोजनस्टॉक क्या बोलता है? आपको बोलता है यहाँ पे हेल्थ बिलीफ मॉडल के बारे में। रॉजर्स बोलता है आपको प्रोटेक्टिव मोटिवेशन थ्योरी के बारे में। ठीक है, फिशबीन आपको बोलते हैं थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन। 2021 में कराया था ये आपने, अगर देखा होता शायद सही हो जाता आपका। ठीक है, थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन वाला फिशबीन एंड वो वाला। एंड लेवेंथल ने बताया आपको सेल्फ रेगुलेटिंग मॉडल के बारे में। लेवेंथल आत्मनियमन मॉडल, फिशबीन युक्ति तर्कपरक कार्य सिद्धांत। रोजर्स का है आपका यहाँ पे प्रोटेक्टिव मोटिवेशन एंड रोजनस्टॉक का है आपका स्वास्थ्य विश्वास मॉडल। आंसर नंबर 1 यहाँ पे सही होता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही होता है। ए के साथ 2, बी के साथ 1, सी के साथ 4 एंड डी के साथ आपका 3। ठीक है, ये है इसका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ द कलेक्टिव अनकॉन्शियस, जंग के द्वारा जो दिया गया था, आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स। समाकलन अचेतनावस्था, युंग के संरचनात्मक घटकों को अलग अलग संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाह रहे हो कि आप एंटोनिम सिनोनिम खेलें। चलिए कोई बात नहीं। आर्केटाइप्स, ठीक है, आपका इमेजेस एंड आपके जो है डोमिनेंट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे ABE। ठीक है, तो ये आप भी ध्यान रख लीजिए, इनके भी अलग अलग नाम हैं, तो वो भी पूछेंगे आपसे। आदि प्ररूप, ये तो होता ही होता है आर्केटाइप्स। ठीक है, प्रतिमिति की बात हो रही है, इमेजेस यहाँ पे बात हो रही है AB। एंड क्रिएटिव ईगो कुछ नहीं है, लिबिडो कुछ नहीं है यहाँ पे, लिबिडो की तो बात आएगी ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, एंड डोमिनेंट्स। अब लिबिडो की बात कैसे आ सकती है? जंग केस में यहाँ पे देखिए, डी कैंसिल करिए, AEC या ABE, अब 50-50 करना है आपको। ठीक है, तो लेना पड़ेगा चांस आपको। एंड ये भी मालूम है क्रिएटिव ईगो तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है ABE। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 ABE। आदि प्ररूप, प्रतिमिति और आपकी प्रमुख तत्व की बात होती है, काम शक्ति की बात यहाँ पे नहीं होती और ना ही यहाँ पे कोई क्रिएटिव ईगो भी होता है युंग के अंदर। ठीक है, ओके, ये है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए सवाल, अरेंज एरिक एरिक्सन स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट एंड बेसिक स्ट्रेंथ। एरिक्सन के मनोवैज्ञानिक विकास एवं मूलभूत शक्ति की अवस्थाओं को व्यवस्थित कीजिए। अगर आप ये सवाल गलत करते हैं, इसका मतलब आप सीरियसली और सिंसियरली पढ़ाई नहीं कर रहे हैं।
क्यों? क्योंकि आपको ये बताया है ये 8 चीजें हैं, आपको याद करके जानी है। उसके बाद भी आप इसको गलत करेंगे तो अच्छी बात ये नहीं है। ठीक है, क्या है इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ADBC। सबसे पहले आता है आपका ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, विश्वास बनाम अविश्वास सबसे पहले आता है। उसके बाद आता है आपका ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट एंड शेम, स्वायत्ता बनाम संदेह या शर्मिंदगी। ठीक है, फिर आता है आपका इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, आपका पहल बनाम अपराध, और फिर आता है आपका इंडस्ट्रीनेस वर्सेस इंफीरियरिटी। ठीक है, ADBC ये इसका करेक्ट ऑर्डर है। बाकी के 4 करेक्ट ऑर्डर भी आप इसको देख लीजिए। ठीक है, तो आपका ये सवाल अगर फिर से रिपीट होता है घिसा पिटा सवाल तो आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 नंबर आपको फ्री के देके जाएगा। ठीक है, ये सवाल हो गया, शक्टर सिंगर का सवाल हो गया। ये सब सवाल जो है आपको ये कई बार रिपीट होते हैं, इनको आपको ऑलरेडी प्रिपेयर करके जाना है, तैयार करके जाना है, ताकि इस प्रकार से जो है अगर आप इस प्रकार के सवाल गलत कर रहे हैं आगे भी 1-2 सवाल मिलेंगे, अगर आप उनको गलत कर रहे हैं तो ऑलरेडी आप रेस से बाहर हैं, बाकी का पेपर करने की जरूरत भी नहीं है, आप ऑलरेडी रेस से बाहर हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब सवालों को अधिकतर लोग गलत नहीं करते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ADBC। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स टू मेंटेनिंग अ हेल्थ रिस्क बिहेवियर। निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य जोखिम व्यवहार के अनुरक्षण में योगदान करता है? ठीक है, आपको जो हेल्थ रिस्क बिहेवियर है आपका उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे क्या मदद करता है? लैक ऑफ नॉलेज एंड द हेल्थ रिस्क बिहेवियर हेल्पिंग द इंडिविजुअल इन अवॉइडेंस ऑफ पेन, the incentive ingrained in health risk behavior and availability of leisure time, avoidance of pain and need to spend money, avoidance of pain and high self efficacy। ज्ञान में कमी एवं स्वास्थ्य जोखिम व्यवहार व्यक्तियों को दर्द से बचने में सहायक होता है। क्या हिंदी है? स्वास्थ्य जोखिम व्यवहार में अंतर्भूत प्रोत्साहन एवं खाली समय की उपलब्धता, अवॉइडेंस ऑफ पेन पीड़ा से परिहार और मुद्रा पैसा खर्च करने की आवश्यकता, पीड़ा से परिहार और उच्च सक्षमता। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आपका यहाँ पे लैक ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पे देखिए दिया है ज्ञान में कमी, है ना? ठीक है, ज्ञान में कमी आपका लैक ऑफ नॉलेज है। एंड द हेल्थ रिस्क बिहेवियर हेल्पिंग द इंडिविजुअल इन अवॉइडेंस ऑफ पेन, स्वास्थ्य जोखिम व्यवहार व्यक्तियों को दर्द से बचने में सहायक होता है। यहाँ देखिए अगर यहाँ पे बचने की जगह अगर बचाने लिखा होता तो मे भी शायद ये सवाल अगर कोई हिंदी मीडियम वाला बच्चा होता तो मे भी शायद इस पे टिक कर देता। ठीक है, दर्द से बचने में, बचने और बचाने में थोड़ा सा फर्क हो जाता है यहाँ पे, सब्जेक्टिव बात है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन देखिए कितना गंदा ट्रांसलेशन है यहाँ पे। द हेल्थ रिस्क बिहेवियर हेल्पिंग द इंडिविजुअल इन अवॉइडेंस ऑफ पेन, इसका कुछ अलग मीनिंग निकल रहा है। और यहाँ पे स्वास्थ्य जोखिम व्यवहार व्यक्तियों को दर्द से बचने में सहायक होता है, इसका थोड़ा सा अलग मीनिंग निकल रहा है। अगर ये 20 हो रहा है इसका मीनिंग, तो इसका मीनिंग 19.5 तक ही जा पा रहा है, और इसकी वजह से यहाँ पे -2 आंसर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। उसको मालूम ही नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज है उसका हेल्थ रिस्क बिहेवियर के बारे में, और इसकी वजह से क्या होता है वो पेन से बच सकता है, यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ओके, करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। अब यहाँ पे देखिए अगला सवाल है, वुमेन आर लाइकली टू गेन मोर नंबर ऑफ वैल्यूड पोजीशंस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस, दिस इज रिफर्ड एज, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ग्लास क्लिफ प्रभाव, इसको कहा जाता है। ग्लास क्लिफ इफेक्ट इसको कहते हैं। ना ये टोकनिज्म है, ना ये सिंगलिज्म है, ना ये ग्लास सीलिंग इफेक्ट है। सिंपल क्या है आपका? ये ग्लास क्लिफ प्रभाव है। वुमेन आर लाइकली टू गेन मोर नंबर ऑफ वैल्यूड पोजीशंस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस, संकट काल के दौरान महिलाओं के महत्वपूर्ण पदों को प्राप्त करने की संभावना है। मतलब कंपनी डूबने वाली है, क्या कर दो किसी महिला को वहां का MD या मैनेजर या कुछ बड़ी पोजीशन दे दो, इससे क्या होगा? वो शिकार हो जाएंगी वहां पे ग्लास क्लिफ प्रभाव का। ठीक है, इसे हम कहते हैं ग्लास क्लिफ इफेक्ट। अब यहाँ भी देखिए ग्लास सीलिंग इफेक्ट सेम वही दिया है, ग्लास सीलिंग प्रभाव। ग्लास क्लिफ प्रभाव नाम मात्र का प्रयास लिख दिया है, इसको भी टोकनिज्म और सिंगलिज्म लिखा है, तो इसकी भी क्या जरूरत थी नाम मात्र का प्रयास लिखने की? टोकनिज्म ही लिखा रहने देते, बच्चे तो इतना समझ ही रहे थे, ये भी समझ जाते। अब यहाँ पे लिख दिया है नाम मात्र का प्रयास। ठीक है, तो इस तरह से आप बचें, ध्यान रखें अपना। ठीक है, अच्छे से जो है पढ़ाई करें। ठीक है, आपके अगले आने वाले परीक्षा के लिए दिसंबर 2023 के लिए पेपर टफ हुआ, आगे भी और टफ हो सकता है एकदम नया आपको प्रकार से देखने मिले। ठीक है, न्यू फॉर्मेट अगेन आपको देखने मिले, उसके लिए भी आपको तैयार रहना है, सारी चीजें आपको पढ़नी है अच्छे से। ये देखा आपने एपिसोड 3 पार्ट 3 देखा आपने। मिलते हैं आपसे अगले 4 नंबर के पार्ट के अंदर, तो वहां पे बात करेंगे हम जून 2023 का आखिरी वाला पेपर जो आपका हुआ, उसके बारे में हम पार्ट 4 के आगे और सवालों को हम वहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर इसके पहले आपने पार्ट 1 एंड 2 नहीं देखा है तो उसको देखते जाइए। ठीक है, वहां से भी आप नोट्स बना सकते हैं, जितने बनते हैं उतने बना सकते हैं वहां से आप, ताकि आपको आगे वाली परीक्षा में अगर PYQ रिपीट होता है ये वाला तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। अभी भी देखिए 2021 का PYQ अभी भी रिपीट हो रहा है और इस पेपर में अभी भी रिलेवेंट है। अब इसमें गलती किसकी है? डला हुआ है, आप लोग नहीं देखेंगे तो गलती किसमें है? इसकी गलती कंप्लीटली आपकी है। ठीक है, ओके।
चलिए फिर वीडियो को समाप्त करते हैं इसी के साथ साथ। और इसी के साथ साथ अगर आप दिसंबर 2023 की तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ, तो आपको मालूम ही है क्या करना है। नीचे लिंक में वीडियो दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स जो रहेगा आपका बाइलिंगुअल रहेगा, ठीक है। जिस प्रकार से आपने इंग्लिश और हिंदी देखा है इस वीडियो के अंदर, उसी प्रकार से आपका कोर्स भी ये चलेगा, ठीक है। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।